हो सकता है शायद सेकंड बॉक्स चूज होता, तो सेकंड बॉक्स के चूज करने की हाफ। अब सेकंड बॉक्स में नॉन प्राइम नंबर कितने ये पता लगाना है। तो 31 से 50 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? 31 आएगा एक, और 35, 37, 43, 47, 5 5 नंबर प्राइम नंबर आएंगे 31 और 50 के बीच में। इसका मतलब नॉन प्राइम नंबर्स कितने हो गए? 15। तो 15 अपॉन 20, टोटल 20 नंबर्स थे, उसमें से नॉन प्राइम नंबर चूज करा 15/20। अब इसका अब हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 8/17। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पहले तो हमें देखना है कि ये किस चैप्टर पे बेस है, कोई मिक्स तो नहीं है या सेपरेट क्वेश्चन है। जैसे ये बात करें तो एक सेपरेट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद फिर हम ये देखना है कि उस चैप्टर में किसके ऊपर बेस है। तो ये क्वेश्चन हमारा बे थ्योरम के ऊपर बेस है। तो बे थ्योरम में क्या होता है, ऊपर वो वाला केस लेना है जो फेवर का है, अब सिर्फ बॉक्स 1 बोला है, और नीचे टोटल केस। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 8/17। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है? ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस है कि द कंट्रापॉजिटिव ऑफ इफ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम देन आई विल गेट द ट्रेन इज। कंट्रापॉजिटिव का क्या मीनिंग होता है? कंट्रापॉजिटिव का मतलब है कि उसको रिवर्स करने स्टेटमेंट को विथ नेगेटिव। अब इस स्टेटमेंट को अगर रिवर्स करें तो आई विल गेट से आएगा, और इसमें नेगेटिव भी लगाना है। तो आई विल नॉट गेट द ट्रेन देन आई डोंट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, इसको रिवर्स भी बोलना है और विद नेगेशन के साथ। तो कंट्रापॉजिटिव का मतलब ये होता है। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन 2 आएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था ये, तो इसका ऑप्शन हो गया 2 सही। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर? चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये आया। थर्ड क्वेश्चन, अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में साथ में मॉड भी लगा है। अब जब मॉड लगाए तो सबसे पहले तो हमें इसमें से क्या हटाना है? मॉड हटाना है। अब मॉड कैसे हटाया जाए? मॉड भी 2 लग रहे हैं, ये बेसिकली 2 मॉड लग रहे हैं, इसमें एक मॉड और लग रहा है। तो पहले x माइनस मॉड, इस वाले मॉड को हटाएंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। तो 0 से 1, 1 से 2, ये आ गया। अब 0 से 1 के बीच में ये अंदर वाले मॉड को अगर हटाएंगे तो ये नेगेटिव शो करेगा, x माइनस 1 नेगेटिव शो करेगा, तो इसके बाद माइनस साइन आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? -x 1 माइनस 2x, और ये पूरे के बाहर मॉड लग रहा है, dx आ गया प्लस का साइन। 1 से 2 के बीच में ये वाला मॉड पॉजिटिव शो करेगा, तो x माइनस 1 माइनस एक्स कैंसिल, और ये बचेगा हमारा 1 dx। -1 का बेसिकली मॉड आ जाएगा।
यहाँ तक आ गए। अब एक मॉड और लग रहा है, तो अब ये फर्दर स्प्लिट होगा। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है 1/2, तो अब ये 1/2 पे फर्दर स्प्लिट हो जाएगा और 0 से हाफ के बीच में ये नेगेटिव शो करेगा, तो 2x - 1 dx प्लस का साइन हाफ से 1, 0 से हाफ के बीच में ये बल्कि पॉजिटिव शो करेगा। तो ये हमने इसको रब करा यहाँ से, इसे यहाँ से लिया और ये पॉजिटिव शो करेगा, तो 1 - 2x आ गया। और हाफ से 1 के बीच में ये नेगेटिव शो करेगा, तो ये 2x - 1 dx आ जाएगा। प्लस नेगेटिव का जो मॉडुलस है वो प्लस हो जाएगा और ये 1 से 2 dx हो गया। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा x आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया x² 2 कैंसिल हो गया, तो x² 0 से हाफ, प्लस इसका इंटीग्रेशन x² - x हाफ से 1 और इसका इंटीग्रेशन x, और ये हमने पूरी इक्वेशन बना ली। तो मेन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, जो मॉडुलस लगे हैं सबसे पहले उन मॉडुलस को रिमूव करना। तो अंदर वाले मॉडुलस को रिमूव करा, फिर जो बाहर मॉडुलस आया उसको रिमूव करा और इंटीग्रेशन करने के बाद सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ये पॉलिनोमियल्स हैं, सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया। जैसे x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। सिंपल लिमिट लगाएंगे और लिमिट का हमें मालूम ही है, अपर लिमिट माइनस, तो हाफ -1/4 और 0 से तो सारा 0 आ जाएगा, प्लस 1 - 1 आ गया ये, और -1/4 - हाफ, ये आ गया हमारा, और यहाँ से आ गया 2 - 1। और अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा 3/2। तो 3/2, तो और कौन सा ऑप्शन आ गया ये हमारा 4th ऑप्शन। इसका जो आंसर आया 3/2, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो 4/2, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन ईजी था, थोड़ा सा लेंथी था, बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 सर्च करेंगे, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, किसके ऊपर बेस है, डिवामेट्रिक्स से रखा है ये। और क्वेश्चन नंबर 4 ये जो बेस है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस है। तो अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है और एक तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड है, कांस्टेंट की वैल्यूज निकालेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे। dy/1 + y = -cos x dx, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। वेरिएबल सेपरेबल में y को एक साइड करेंगे और x को अदर साइड करेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इसका इंटीग्रेशन हो गया log 1 + y, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है 1 + sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो इसका आंसर हो गया माइनस तो सेपरेट log 1 + sin x log t, इसको अगर t मानते हैं, और प्लस c की जगह हम यूज़ करेंगे log c।
ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इसको अगर फॉर्मेट सही करें, ये इस साइड आएगा प्लस और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये log 1 प्लस वाई और 1 प्लस साइन एक्स हो गया, या इक्वल्स टू log c। अब log c और log log रिमूव कर दें तो ये 1 प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू सी आ गया। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू के लिए हमें एक कंडीशन दे रखी है कि y0 इज इक्वल टू 1। इसका क्या मीनिंग है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 गिवन है हमें, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे और यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करते हैं c को तो y1 2 हो गया और ये 1 प्लस 0 1, तो c की वैल्यू 2 आ गई। c की वैल्यू 2 आ गई। जब c की वैल्यू 2 आ गई तो हमारा ये आ गया, नेक्स्ट आ गया 1 प्लस वाई और इसको इधर शिफ्ट करा लें अगर c की वैल्यू 2/1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया। और यहाँ से अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ये y आ गया हमारा। फंक्शन तो हमारा बन गया, लेकिन उसने फंक्शन से आगे भी कुछ पूछ लिया है। ये तो जनरली क्वेश्चन यहाँ पे भी छोड़ सकते, कुछ क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं, लेकिन उसने थोड़ा और आगे पूछ लिया। उसने क्या बोला है, अब कुछ वैल्यूज दे दी हमको कि y पाई की वैल्यू a दे रखी है, ये पाई है, और इसके डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई पर b दे रखी है, तो a और b की उसने वैल्यूज हमसे पूछ ली हैं। अब इसको जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ें, अब इसका हमें y पाई a दे रखा है तो x को पाई पुट कर देते हैं और y की वैल्यू a दे रखी है, तो a इज इक्वल टू 2/1 प्लस साइन पाई 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो a की वैल्यू हमारी इसमें कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमें आगे कैलकुलेट करना है, इसमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। हमारे जो आया है y इज इक्वल टू 2/1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2/1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा इंटू कॉस एक्स और माइनस 1 का 0 आ गया। ये हमारे डिफरेंशिएशन आ गया। अब जब हमने इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाली है, अब हमें एक कंडीशन दे रखी है और हमें कंडीशन क्या दे रखी है, उसने कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है पाई, मतलब एक्स की वैल्यू डिफरेंशिएशन में उसने जो हमें दे रखा है डिफरेंशिएशन की वैल्यू पाई पर b दे रखी है, वो बेसिकली पाई है। इसको यूज़ करेंगे। x की वैल्यू जब आप पाई पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की जगह चलिए डायरेक्ट b लिख देते हैं और यहाँ पे पाई लिखें कॉस पाई माइनस 1, तो ये 2 आ गया। नीचे 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो कुल मिला के a कॉमा b किसके इक्वल आ गया, 1,2 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बाकी था सिस्टमेटिक। अगर इसको एक बार दोबारा से अगर देखें तो स्टेप्स अगर हम देखें, इसमें जब dy बाई डी एक्स फॉर्मेट दे रखा है और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है तो अंडरस्टूड है ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट हमारा आता है वेरिएबल सेपरेबल। तो हमने वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करा और यहाँ से एक फंक्शन बना लिया और ये हमारा c आ गया। c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसने x0 y1 दे रखा था, तो c यहाँ से कैलकुलेट करा और c कैलकुलेट करने के बाद
हमारा यहाँ पे पुट करके एक इक्वेशन बन गई और यहाँ से y आ गया, फंक्शन की वैल्यू आ गई। फिर फंक्शन की वैल्यू पाई पर उसने a दे रखी थी, यहाँ से a कैलकुलेट हो गया। सेकंड कंडीशन उसने दे रखी कि इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू पाई पर b दे रखी है, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, x की वैल्यू पाई पुट करी और यहाँ से b की कैलकुलेट कर ली, वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 1,2 आ गया और हमारा जो आंसर है ये बी ऑप्शन आ गया। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन इजी थे, थोड़ा सा ये लेंथी था। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया, चलिए तो एक फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने हैं। और मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले तो सिंपली डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका। हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3x³ -45x। ये अब इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब इस डिफरेंशिएशन को हमें जीरो के इक्वल करना है। अब जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से -3 सब में से कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ बचा x², यहाँ बचेगा -+8x, ये भी माइनस कॉमन आ गया, यहाँ बचा प्लस का 9 और ये जीरो के इक्वल आ गया। और यहाँ से x वैल्यू तो एक वैल्यू तो जीरो हो गई और इसको में से कॉमन ले लें, 8 1 जा 8, तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो x1 x - 8 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1 और 8, ये हमारे दो वैल्यूज़ और एक ये वैल्यू, तीन वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट हो गई इसमें। अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट हमारे कितने आएंगे। और अब 3 9 जनी, ये थोड़ा सा हो गया, ये गलती हो गया, तो कितना 15 आएगा यहाँ पे। और इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, फैक्टराइजेशन, हाँ जी, तो ये आएगा यहाँ पे 15 और इसके फैक्टर करेंगे तो 5 3 जा 15, तो x + 5 और x + 3 इज इक्वल टू 0। और अब टोटल वैल्यूज़ जो आ गए, x की 0 आ गया, -5 आ गया और -3, तीन वैल्यूज हो गई। अब जैसे हम इसमें डबल डिफरेंशिएशन करते थे तो उससे भी कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन से भी चेक कर सकते हैं। और एक कंसेप्ट होता है वी कर्व मेथड, उससे भी चेक कर सकते हैं। तो हम इसमें वी कर्व मेथड लगाएंगे। तो पहले नंबर्स लिखेंगे, -5 -3 0। अब वैसे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीन लीनियर फैक्टर्स बने हैं, इसका मतलब डेफिनेटली तीन मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट आएंगे, चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें ये तो पूछा ही नहीं है कि मैक्सिमा कौन सा है मिनिमा कौन सा है। अगर वही पूछता कि मैक्सिमा पॉइंट निकालो तो चेक करने की ज़रूरत थी। इस क्वेश्चन की बात करें तो चेक करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि लीनियर फैक्टर है, 3 डिग्री डिफ्रेंशिएशन है, 3 डिग्री ही फैक्टर है, तीन ही फैक्टर हैं, तीनों लीनियर है। इसका मतलब 101% इसके तीन मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स निकलेंगे। तो फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये फिर लगाना पड़ता, अगर चेक करना पड़ता नेगेटिव साइन है तो माइनस प्लस लगाते और फिर ये चेक करते कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, लेकिन इसमें नीड नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर आ गया 2, 3 मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स हो गए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारा, किसके ऊपर बेस है? अच्छा, अब ये तो क्वेश्चन है, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ये 3D के ऊपर बेस है। परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है और फुट निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, और 3D के ऊपर बेस क्वेश्चन है। तो 3D के ऊपर बेस क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फार्मूला हमारा होता है, वो हम इसमें यूज करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये इससे हमारा डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने का तरीका है। x1 y1 z1 वो पॉइंट्स हो गए, 1 3/2 2 जहाँ से वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। a b c डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है, वो हमें दे रखे हैं 2 -2 और 4, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 अपॉन 2 b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है 4 माइनस ax1। इसमें ये पॉइंट पुट करते हैं सीधा सीधा, तो ये कितना आ गया 2, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा -6 नहीं, -6 नहीं, ये आएगा 3, कितना आएगा 3, और अब 2 इसमें पुट कर देंगे तो ये आएगा 8 + 5 डिवाइड बाय 4 + 4 + 16, ये आ गया हमारा। और अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये, तो 8 13 -3 10 और 12 -12 अपॉन 16 20 24, ये आपका आ गया -1/2। इसकी वैल्यू -1/2 आ गई, और इक्वल टू का साइन है तो एक एक करके अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? जैसे x -1/2 को -½ के इक्वल रखा, 2 से 2 कट हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इसी तरीके से तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस +1 हो गया, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 + 3/2 का मतलब 5/2। इस तरीके से हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में z की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? ये इसको कट कर दिया, -2 कैंसिल, तो z = 0। तो ये हमारी वैल्यूज़ जो निकल के आई वो कौन कौन सी आ गई? पॉइंट हमारा कितना आ गया? 0 5.2 0, 3 वैल्यू कैलकुलेट हो गई। मतलब पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट हो गया। तो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब लेंथ निकालनी है। लेंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, x2 - x1 का, और इस पॉइंट से इस पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो जो हमारी मर्जी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब तो कोई सा भी फार्मूला यूज़ करें। अब हमारी
प्लेन था हमारा ये और पॉइंट ये है, तो चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, 1 3/2 और 2 है, 1 3/2 और 2। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं अगर हम, तो 1 - 0 का होल स्क्वायर, 3/2 - 5/2 का होल स्क्वायर और 2 - 0 का होल स्क्वायर का रूट। तो ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो 1 + 1 2 और 4 6, √6 आ गया बेसिकली। तो इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया है, चाहते तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ कर सकते थे। तो ये जो हमारा आंसर कितना आ गया फाइनल, सेकंड ऑप्शन, √6 डिस्टेंस आ गया, लेंथ आ गई और 0.520 हमारा क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये भी क्वेश्चन ईजी था, रीजनेबल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस। तो हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ पर है, ये रहा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो बेस है, ये किसके ऊपर बेस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस है और साइन इनवर्स में क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इधर भी फार्मूला यूज़ कर सकते थे, साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। साइन इनवर्स 6x को इधर लिखेंगे और इसको इस साइड लेके जाएंगे और -π/2 को लिख देंगे साइन इनवर्स -1 और ये हमारा आ गया इधर। इससे हमें क्या बेनिफिट है, अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का अगर फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे तो कैलकुलेशन ईजी रहेगी। और इधर फार्मूला यूज़ करते तो दोनों में वेरिएबल आते और वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन हमारे जो बनता वो लेंथी बन जाता। तो ये भी एक इसका लॉजिक है कि वन साइड शिफ्ट करा दो कांस्टेंट के साइड। साइन इनवर्स -1 √1 36 और 3 36 18 108 x स्क्वायर और बीच में माइनस है तो 6 √3x √1 - 1, तो ये तो बेसिकली 0 ही आ गया, 1 - 1 तो 0 ही आ गया। और ये आपने लिख दिया साइन इनवर्स -1 √1 - 108 x स्क्वायर। तो ये बेसिकली x स्क्वायर में रूट नहीं है, ये आ गया हमारा। और यहाँ पर है साइन इनवर्स 6x। अब हमने दोनों साइड्स को कंपेयर करा तो दिस इम्प्लाइज 6x = -1 √1 - 108। ये तो दोनों के ऊपर ही रूट था, इधर तो कंबाइंड रूट है 8x स्क्वायर। और अब स्क्वायर रूट है, मालूम है स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर। और दोनों साइड अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 36x स्क्वायर और ये 1 - 108 x स्क्वायर और ये इस साइड आएगा तो 36 40 44 144 x स्क्वायर = 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/44 आ गई। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें 1/44 आ गई, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 1 ±1/12 आ गई। दो आंसर आ गए बेसिकली, x की दो वैल्यूज़ आ गई -1/12 और 1। अब इसे चेक करके देखेंगे कि दोनों आंसर है या एक आंसर। अब जैसे ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन में प्लस माइनस भी है, सिंगल माइनस भी है और प्लस भी है। अब इसका मतलब क्या हुआ,
प्लस माइनस कंसीडर करें तो 1 सही है, खाली माइनस कंसीडर करें तो ये। अब जब भी इस टाइप की इनक्वलिटी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमें जो ऑप्शंस आए उनको चेक करना चाहिए। हमारी जो एक्स की वैल्यू आई है वो प्लस माइनस में 2 आई है। अगर हमने यहाँ पे प्लस पुट करा तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस में आएगी और राइट हैंड साइड में माइनस साइन यूज है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमें कैसी पुट करनी है, माइनस की पुट करनी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये एक लॉजिक है। अब नहीं तो और इसको अगर डिटेल में करें तो फिर ये वैल्यूज यहाँ पुट करते, फिर फार्मूला लगाते, फिर चेक करते, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। सिर्फ एक लॉजिक लगाना था, राइट हैंड साइड नेगेटिव है तो लेफ़्ट भी नेगेटिव चाहिए। और लेफ़्ट नेगेटिव कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू कैसी पुट करेंगे, हम नेगेटिव पुट करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव पे नेगेटिव शो करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन एज नॉर्मल सही थे। अगर हमें बेसिक नॉलेज अच्छे से और प्रैक्टिस कर रखी है तो इन क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं। अब देखिए एक ही क्वेश्चन जैसे ये आ गया, तो एक ही क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं कि डिक्शनरी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मदर वर्ड आना है, मदर वर्ड की रैंक बताओ कौन से नंबर पर है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, अब जैसे मदर है यहाँ पर, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ई आएगा, लेकिन हमें फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए एम। ई के बाद फिर एच आएगा और एच के बाद एम आएगा। तो अगर प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में अगर करते हैं, तो फर्स्ट प्लेस पर ई आएगा। ई को अगर फिक्स करते हैं तो हमारे 5 प्लेसेस बची। तो 5 प्लेसेस से 5 फैक्टोरियल हो गया और ये 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 हो गया। इसी तरीके से आर से भी 120 आ गए, 240 तो यही आ गए। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा एम आ गया। अब सेकंड कैरेक्टर ओ चाहिए, ओ नहीं आएगा, पहले ई को फिक्स करना पड़ेगा। ई से 4 फैक्टोरियल आएगा तो ये 24 आ जाएगा। इसी तरीके से एच से भी 24 आ जाएगा। तो इसके बाद एम ओ आ गया हमारा। टी चाहिए तो टी के लिए पहले ई आएगा, फिर एच आएगा और फिर आर आएगा। तो हमने ई को यहाँ पर फिक्स कर दिया। जब ई को यहाँ पर फिक्स कर देंगे तो 3 फैक्टोरियल हो गया 6, एच से भी 6 आ गया और आर से भी 6 आ गया। तो इसका मतलब एम ओ टी आ गया। एच चाहिए। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं, इसी को हम शॉर्ट में भी कर सकते थे। तो एम ओ टी एच चाहिए तो एच के लिए पहले ई आएगा और ये 2 प्लेस होंगी तो 2 फैक्टोरियल जब आएगा तो ये 2 आएगा। तो एम ओ टी एच आ गया। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ई अपना आप आ जाएगा और फिर आर आ जाएगा। तो एक रैंक इसकी ये हो गई 1। तो टोटल कितना हो गया, 240 तो ये हो गया, 48 ही आ गया। 240 और 48 288 तो ये आ गए। 6 6 6 18 और 20 ये हो गया। और इसमें ऐड कर देंगे 308 309 नंबर आ गया। मदर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 309 रैंक पर आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं एक सिस्टमेट। अब जैसे ये लिख के दिखाया, इसी को आप डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट जैसे 5 फैक्टोरियल है 2 टाइम्स आ रहा था क्योंकि इसमें ई और एच 2 नंबर हैं। फिर हमें ओ लाना था, इसमें 3 नंबर थे। इस तरीके से इनकी रैंक निकाल के हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये तो आ गया है क्वेश्चन। कि क्वेश्चन नंबर 9 एरिया के ऊपर बेस है। चलिए एक बार इसको फिर से कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को दोबारा से करते हैं। ये रहा 9, इसको ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे एरिया इनक्लोज बाय द रीजन गिवन बाय mod x अपॉन 2 प्लस mod y अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तो एलिप्स है, क्लियर। और इसमें y के नीचे ग्रेटर नंबर है, इसका मतलब ये y एक्सिस पर बनेगा। और ये इक्वेशन जो होती है एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की इक्वेशन है, इसके एक नंबर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इसकी डायरेक्ट फिगर अगर हम बनाएं, अब ये तो इलिप्स बन गया, तो पहले तो इलिप्स बनाते हैं। ये इलिप्स बन गया और इलिप्स में ये पॉइंट हमारा 0,3 है और ये पॉइंट है 2,0। अब रेक्टेंगल है, इसमें x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू 3 और -3 आएगी। इसका मतलब ये तो पॉइंट हो गए, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 2 और -2 आएगी। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल ये बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। लाइंस बनाने का डायरेक्ट तरीका, एक बार x को 0 एक बार y को 0, और मॉड लग रहे थे इसलिए दोनों साइड में फिगर बनेगी। और सिमेट्री मॉड x दोनों में लग रहा है मॉड, इसका मतलब फिगर चारों क्वाड्रेंट में एक जैसी बनेगी। चलिए फिगर बन गए। अब शेड कैसे करना है? इलिप्स लेस देन इज इक्वल टू 1 है, इलिप्स के तो इनसाइड का एरिया निकालना है, और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है तो रेक्टेंगल के आउटसाइड का एरिया निकालना है। इसका मतलब ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकाला जाए? अगर सिस्टमेटिक तरीके से हमने इसका एरिया निकाला कि इलिप्स का एरिया जैसे हम करते थे कि 0 से 2 तक इंटीग्रेट करें और ये करें, फिर तो क्वेश्चन बहुत लेंदी है। लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाया जाए तो इसका जो आंसर है एक सेकंड में आ सकता है। कैसे? इलिप्स का एरिया हमको मालूम है पाई ए बी होता है। इलिप्स का एरिया हो गया पाई ए बी 2 × 3, ये टोटल एरिया आ गया। और टोटल एरिया में से इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दें या इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के इसको 4 टाइम्स कर दें तो 4 × हाफ बेस, ये 2 × 3, तो 6π - 12। तो एरिया ऑफ इलिप्स में से हमने एरिया ऑफ ये जो रेक्टेंगल हमारा बन रहा है एक, इसको माइनस कर दिया। इसका एरिया हमने जैसे ऐसे निकाल दिया कि यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट कर दिया, एक हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया आ गया। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 6π - 12 और इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन है, इसमें मिक्स है। इसका जो आंसर आ गया वो थर्ड ऑप्शन आ गया 6π - 12। चलिए नेक्स्ट आगे लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज। एक क्वेश्चन करते हैं 10th कहाँ गया हमारा? ये रहा। A plane passes through the point and parallel to the line. Then plane also passes through the point. 2 पॉइंट ये पास हो रहा है और एक लाइन के पैरेलल है, और हमें ये बताना कौन सा पॉइंट से वो प्लेन पास हो रहा है। अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है
इसका मतलब लाइन के डी आर और प्लेन के जो नॉर्मल के डी आर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब पहले जो लाइन की इक्वेशन है इसका अगर फॉर्मेट सही करें, ये आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको बल्कि थोड़ा फॉर्मेट बनाएंगे। अगर इसको तो 0 करेंगे, अब नेक्स्ट लाइन में इसको भी अगर नीचे करेंगे तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। लाइन के जो डी आर्स हैं 1/2, 3, 0, लाइन के डी आर्स आ गए। लाइन के डी आर्स हमें मालूम है, और प्लेन पे अगर 2 पॉइंट हैं तो प्लेन पे एक लाइन ले लें तो उसके डी आर्स हमें मालूम चल सकते हैं। तो प्लेन के ऊपर एक लाइन है, उसके डी आर इसको माइनस करके आ जाएंगे, तो 2 - 1, 1 - 2 और 2 - 1, तो कितना आ गया, 1 - 1 1। ये एक डी आर आ गया लाइन के प्लेन के ऊपर, और ये प्लेन के पैरेलल। तो इसका मतलब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो प्लेन के कहाँ जाएगा, नॉर्मल जाएगा। और या इसका जैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, प्लेन के हमने मान लिए ए बी सी, प्लेन के डी आर्स हमने मान लिए ए बी सी। तो ए की इक्वेशन तो यहाँ से अगर लें, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दें, तो a/2 + 3b + 0 = 0 आ गया। और दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी a - b + c = 0। बेसिकली 0c कर दें इसे, ये 0c हो गया। और ये दोनों सेम ही हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से सॉल्व करके a और b c की में एक रिलेशन बनाएंगे, तो a b c की जो वैल्यूज़ निकलेगी वो a/2 b/3 c/-5। इसको k मान के भी कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यूज़ निकल गई वो इतनी आ गई। तो अब प्लेन की इक्वेशन कितनी आ गई, प्लेन के डी आर्स मालूम है और एक पॉइंट प्लेन पे मालूम है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लेन पर एक पॉइंट हमें दे रखा है 2, 1, 2, 2, 1, 2 एक पॉइंट हो गया। 2, 1, 2 एक पॉइंट है, तो x - 2 2, 3, y - 1, और ये -5 लेंगे, -5 z - 2 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 2x + 3y - 5z -4 और -3 -7 -7 + 10 + 3 = 0 आ गई। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब इस प्लेन की इक्वेशन को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, अब अगर वो देखें, फर्स्ट अगर चेक करते हैं तो -12 और नहीं, फर्स्ट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और सेकंड भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड को देखते हैं तो -4 और फोर्थ को देखते हैं तो 4 और ये आपका -5। तो ये इक्वेशन हमारी कितनी आ गई, हमारे जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स कौन सा था हमारा, सही तो देखा 2, 1, 2, और इसमें हमारे डी आर्स जो निकले 2 - 3, इस सॉल्व करके ये -3 आएगा,
ये -3 आ रहा है और इसको हम देखेंगे सॉल्व करके, ये -3 आ रहा है। -3, तो -3 जब आ रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा और ये भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो ये माइनस में आ गया, तो 2x - 3y - 5z तो ये आ गया और ये -4 और ये +3 है और ये +10 13 में 4 जाएगा तो ये माइनस का प्लस का 9 बचेगा। और अब इसको देखेंगे तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, थर्ड ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो ये आ जाएगा -4, ये 0, -5, -9 +9 = 0। तो हमारे जो थर्ड ऑप्शन है -2 0 1, थर्ड ऑप्शन हम अगर इसमें चेक करते हैं तो ये हमारा इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 = 0, तो इसका जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से ये कॉड 3D के बेसिकली 2 क्वेश्चन आ गए इसमें। तो ये हमारा आज से कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और जब भी टाइम मिलेगा सर को तो सर करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए सर की तरफ से भी हमारी तरफ से भी थैंक यू। नेक्स्ट करना, ठीक है।